नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, करोड़ों रुपयों के फ्लैट स्कैम को सरकार ने लिया गंभीरता से। घरकुल की जमीन केंद्रीय विद्यालय को देने के मामले में आया ट्विस्ट, जमीन को लेकर शासकीय स्तर पर क्यों नहीं की गई जांच, बड़ा सवाल। अकोला जिला नियोजन कमेटी में वर्धा से 2 लोग शामिल, अकोला निवासी होने के बाद भी सरकारी आदेश में गलती से बड़ा हंगामा। जमीन मुआवजा देने के लिए टोल प्लाजा जब्ती का कोर्ट का आदेश, वाशिम न्यायालय का राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को झटका। अमरावती से पंढरपुर के लिए 45 वारकरी साइकिल से रवाना, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए निकले वारिको। अब समाचार विस्तार से। सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज की खबर के बाद सरकार ने अकोला महापालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की गैरकानूनी जमीन हड़पने, जमीन स्कैम और टीडीआरएस के गलत इस्तेमाल के मामले में बड़ा आदेश दिया है। इस जांच से एसएस जिन मामले में बड़ा खुलासा होगा, लेकिन इस जांच से करोड़ों रुपयों के फ्लैट और बंगलों के मालिक मुश्किल में आ गए हैं। सरकारी बगीचा के पीछे एसएस जिन के मामले में महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने अकोला महापालिका आयुक्त को पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। राज्य सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि अकोला महापालिका द्वारा जारी डीआरसी नंबर 32 के तहत टीडीआर के इस्तेमाल और हस्तांतरण को तुरंत स्थगित किया गया है। शीट नंबर 29A और शीट नंबर 29B में 14 एकड़ सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जे और बांधकाम की उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश नगर विकास विभाग ने जारी किया है। आरआरसी न्यूज और सिटी न्यूज सुपरफास्ट ने 3 जुलाई को इस बारे में खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद इन सभी मामलों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि यह जानकारी सामने आई है कि यहाँ मौजूद बड़े बड़े अपार्टमेंट और बंगलों के मालिकों को करोड़ों का चूना लगाया गया है। घरकुल की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी देने के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। इस गांवठान जमीन का जिक्र 7/12 पर किया गया है, तो सवाल यह उठता है कि यह जमीन केंद्रीय विद्यालय को कैसे दी गई, जिसके चलते जगह को लेकर नया ट्विस्ट निर्माण हो रहा है। सन 2024 तक लाभार्थियों के पास मौजूद 7/12 पर जमीन दर्ज है। जमीन घरकुल के फायदों के लिए दी गई थी, लेकिन राजस्व विभाग ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया था कि यह जमीन किसे और कहां दी गई है। इसलिए घरकुल के लाभार्थियों ने जमीन पर कब्जा नहीं किया था। यह बदलाव 28 जून 2026 को किया गया। अगर आज की तारीख में यह 7/12 बंद होता तो लाभार्थियों के पास घरकुल के लिए 7/12 गांवठान जमीन से 136 प्लॉट घरकुल के लिए डाइवर्ट होने का रिकॉर्ड है। जब यह सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है, तब इसे केंद्रीय विद्यालय को देने का प्रस्ताव रखा गया था। इसकी सरकारी लेवल पर जांच क्यों नहीं की गई? केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह से केंद्रीय विद्यालय अकोला को दिया, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस स्कूल के लिए बिना बोझ वाली 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दे सका। यह अकोला प्रशासन की बड़ी नाकामी है। सरकार का अहम मुद्दा यह है कि लाभार्थियों ने 1 साल के अंदर इस जमीन पर कब्जा क्यों नहीं किया, लेकिन सरकार ने भी वह जमीन वापस ले रहे ऐसा लेटर कहाँ दिया? यह सवाल निर्माण हो रहा है। ऐसे में अब यह जमीन केंद्रीय विद्यालय को देने के बाद लाभार्थी सामने आने से इस जगह को लेकर पेच निर्माण हो रहा है। अकोला जिला नियोजन कमेटी के 2 सदस्यों को वर्धा का रहने वाला दिखाया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में विविध चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह संभ्रम इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों के नाम के आगे सिर्फ वर्धा निवासी लिखा गया है, जबकि यह दोनों भी सदस्य अकोला जिले के निवासी हैं। महाराष्ट्र सरकार के नियोजन विभाग ने अकोला जिला नियोजन कमेटी में नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। अकोला जिले के विकास की योजना बनाने वाली इस कमेटी में वर्धा जिले के 2 लोगों को स्पेशल निमंत्रक के तौर पर मौका दिया गया है, लेकिन इन 2 लोगों को वर्धा का रहने वाला क्यों दिखाया गया, जबकि वे असल में अकोला के निवासी हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है। अकोला जिला नियोजन कमेटी के आधिकारिक पत्र में दोनों नेताओं श्रीमती रेखा संजय राउत और विठ्ठल सरप पाटिल के नाम स्पेशल निमंत्रक के तौर पर शामिल किए गए हैं।
सवाल ये उठता है कि इन दोनों को वर्धा में क्यों दिखाया गया। जिला नियोजन कमेटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो जिले के सालाना फंड के बंटवारे, स्थानीय विकास के कामों और बुनियादी सुविधाओं के नियोजन के लिए जिम्मेदार है। वाशिम जिला न्यायालय ने किसानों को जमीन अधिग्रहण का सही मुआवजा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर किसान को 20 जुलाई तक मुआवजा नहीं दिया गया तो वाशिम जिले के धूमका तोंडगांव टोल प्लाजा को जब्त करने के आदेश न्यायालय ने दिए। पीड़ित किसान गर्जे के वकीलों ने कहा कि मुआवजे के लिए टोल प्लाजा जब्त करने का न्यायालय का यह राज्य में पहला फैसला है। वाशिम के किसान बेबी गर्जे और विठल गर्जे की अकृषक खेत जमीन से नेशनल हाईवे गुजरा है, लेकिन मुआवजा देते समय उन्हें इस जमीन पर बनी सड़क और खुली जगह का मुआवजा नहीं किया गया, सिर्फ प्लॉट का मुआवजा दिया गया। जब मुआवजा भी दिया गया तो कम दिया गया। उन्होंने इसके खिलाफ वाशिम के जिलाधिकारी तथा जिला न्यायालय में लड़ाई लड़ी। आखिरकार कोर्ट ने गर्जे के हक में फैसला सुनाया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर मुख्य जिला न्यायाधीश ने आखिरकार तोंडगांव में टोल प्लाजा को जब्त करने का ऑर्डर दिया, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। मीडिया से बात करते हुए गर्जे के वकील उदय देशमुख ने कहा कि अगर हाईवे अथॉरिटी 20 जुलाई तक किसान के पैसे नहीं देती है तो सीधे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वाशिमचे बेबीताई गर्जे आणि त्यांचा मुलगा विठ्ठल गर्जे यांचे अकृषक लेआउट हे जप्त झालं होतं आणि अधिकृत झालं होतं आणि त्याच्यासाठी त्यांना मोबदला, रस्ता, खुले प्लॉट याचा मिळाला नाही। याच्याबद्दल पुन्हा लवादकडे जेव्हा याचिका दाखल केली तर ही सर्व रक्कम देणे आवश्यक आहे असं त्यांनी दुसरा अहवाल पास केला। प्राधिकरणाने वाशिम जिल्हा न्यायालयामध्ये त्याच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती, तीही खारिज झाली। तरी पण ही रक्कम त्यांनी स्वतःहून भरली नाही, म्हणून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांनी आता नाकाच जप्त केलेला आहे। ही पहिली घटना आहे की राष्ट्रीय महामार्गावरती जो टोल नाका आहे तो टोल नाका फक्त मोबदला दिला नाही प्राधिकरणाने, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने, म्हणून आपले वाशिम जिल्ह्याचे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज यांनी जप्त करून वसुली करण्यासाठी जप्त करण्याचा आदेश पारित केलेला आहे। आणि अशी घटना मला वाटत नाही की महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरही कुठे यापूर्वी घडलेली आहे। आपण या आदेशाने जो अकोला नांदेड हायवे 161 याच्यातील तोंडगाव ते तोंडगाव धुमका हा जो टोल प्लाझा आहे तो वसुलीसाठी न्यायालयाने जप्त केला आहे। हा जो आदेश आहे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश वाशिम यांचा कालच वॉरंटवरती सह्या झाल्या आणि आता तो केव्हाही यावेळेस जप्त बजावला जाईल आणि नाका जप्त होईल। न्यायालय के इस निर्णय से हमें बड़ी खुशी हुई है, ऐसी प्रतिक्रिया किसान ने व्यक्त की। मी डॉक्टर दिनकर प्रभाकर गर्जे प्रभू गर्जे निवेदन देतो की माझी पत्नी बेबीताई दिनकरराव गर्जे व माझा मुलगा विठ्ठल दिनकरराव गर्जे यांची वाशिम रिसोड रोडवरील स्टेट हायवे 51 वरील मंजूर लेआउटमधील भूखंड शेती नॅशनल हायवेच्या अकोला नांदेड 161 करिता होणाऱ्या बायपाससाठी आणि झालेल्या बायपाससाठी संपादित झाली होती जमीन। त्याचा मोबदला जो आम्हाला द्यायला पाहिजे होता तो रेडी रेकनरच्या दरानुसार न देता भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी रुपयाचे 4 आणेच आम्हाला पैसे दिले होते। त्याविरुद्ध आम्ही लवाद अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आम्ही अपील केले होते। लवाद अधिकाऱ्यांनी निकालामध्ये लिहून दिलेलं आहे की भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी जी केलेली चूक आहे ती आम्ही दुरुस्त करत आहे व ज्याप्रमाणे रेडी रेकनरप्रमाणे मोबदला द्यायला पाहिजे त्याप्रमाणे मोबदला मंजूर केला होता। त्याविरुद्ध नॅशनल हायवे अथॉरिटी ही जिल्हा न्यायालयामध्ये अपीलमध्ये गेली होती, परंतु त्यांचं अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावलं। त्यानंतर प्रकरण हायकोर्टामध्ये आम्ही त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं होतं, तर हायकोर्टाने सुद्धा जिल्हा लवादाचा निकाल
हा कायम ठेवला तरीसुद्धा नॅशनल हायवेने 2017पासून तर आजपर्यंत पैसा भरला नाही आणि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यामुळे नॅशनल हायवेचा तोंडगाव धुमका येथील टोलनाका जप्त करण्याचा आदेश काल पारित केलेला आहे। त्याप्रमाणे आता पुढची कार्यवाही जप्तीची करण्यात येत आहे। अमरावती से कुछ वारकरी साइकिल से पंढरपुर वारी के लिए निकले। इस वारी में 13 महिलाओं समेत कुल 45 पुरुष वारकरी शामिल हैं। रात भर वाशी में रुकने के बाद आज सुबह वह पंढरपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते पर जगह जगह इन सभी वारकरियों का स्वागत किया जा रहा है। मार्गी हळूहळू चाला मुखाने विठू माऊली बोला जैसे गीत गाते हुए आषाढ़ी एकादशी के लिए यह सभी वारकरी साइकिल से पंढरपुर जा रहे हैं। मौके पर अमरावती से निकलने के बाद वे रात भर वाशी में रुके रहे। यह वारी अमरावती साइकिल एसोसिएशन के माध्यम से निकाली गई है और इस साइकिल वारी में 40 से 60 साल की उम्र की 13 महिलाओं समेत 45 पुरुष वारकरी शामिल हुए हैं। 7 जून को अमरावती से निकले ये वारकरी 12 जून को पंढरपुर पहुंचेंगे और हर दिन 100 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 600 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इन विठ्ठल भक्तों का कहना है कि यह पंढरी की वारी पिछले 4 सालों से पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश फैलाने के लिए निकाली जा रही है। शिव फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन में पिछले 50 सालों से लगातार काम करने वाले और 36 सालों तक गर्व के साथ शासकीय सेवा करने वाले सक्रिय विचार गुट विकास अधिकारी के पद से सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुए भास्कर दौलतराव जाधव का अमृत महोत्सव दिन मंगलवार को खास लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पुराने आरटीओ ऑफिस रोड पर स्थित गुरु कृपा लॉन में बहुत ही उत्साह से यह समारोह मनाया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने भारत में बराबरी, आज़ादी, भाईचारा और इंसाफ के सिद्धांतों पर आधारित डेमोक्रेसी दी। भले ही भारतीय संविधान को 75 साल हो गए हों, लेकिन कुछ जातिवादी लोग अभी भी जहर उगल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी श्री भास्कर जाधव का कवि मन उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। उन्होंने अपनी 130 कविताओं, गीतों के काव्य संग्रह आपल्या युगंधराच्या क्रांतिगाथा में भी वही दुख और गुस्सा दिखाया है। कविताओं का यह संग्रह उनके 75वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस समारोह में एडवोकेट मनीषा भास्कर राव जाधव, दिलीप दौलतराव जाधव, सौ ज्योति दिलीपराव जाधव, डॉक्टर सौ मंजुषा मिलिंद जाधव, मिलिंद भास्कर राव जाधव, देवश्री दिलीपराव जाधव, दीपरत्न दिलीपराव जाधव और परिवार के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष्मान सर्वश्री दिलीप दौलतराव जाधव, संस्थापक अध्यक्ष बहुजन संघर्ष सेना बुल्ढाना ने की, जबकि स्वागताध्यक्ष के रूप में मिलिंद भास्करराव जाधव, सदस्य बहुजन विकास मंडल अकोला उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सप्त खंजरी वादक सत्यपाल चिंचोलकर महाराज अकोट, शेतकरी संगठन के पूर्व जिला प्रमुख विजय सारभूकन, वरिष्ठ विचारक प्रोफेसर प्रभाकर पावड़े नागपुर, भीमराव वैद्य नागपुर, राम पवार अमरावती, जगन्नाथ रेवास्कर पुणे, मनोज ओहेकर मुंबई, NS शिरसाट, विजय कौशल, एडवोकेट चंद्रकांत वानखड़े अकोला, अशोक पटोकार अकोला, बाबा बिडकर नागपुर मुख्य रूप से मौजूद थे। श्री भास्कर जाधव को कई जाने माने लोगों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, साथ ही उनके लंबे जीवन की प्रार्थना की गई ताकि समानता के विचार को और अम्बेडकरी आंदोलन को मजबूत किया जा सके। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। अमरावती जिले में कई जगहों पर बुआई के बावजूद सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताई है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने निर्देश दिया कि कृषि विभाग किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी का तुरंत संज्ञान ले और कृषि मंत्री को विस्तृत जानकारी दे। उन्होंने नकली सोयाबीन बेचने वाली कंपनियों और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। धोखा खाने वाले हर किसान को सही मुआवजा मिलना चाहिए।
यह रुख दोहराते हुए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने शिकायत करने वाले किसानों से भी अपील की है कि वे बिना डरे आगे आए और इस बारे में प्रशासन को जानकारी दे। पावसाळा चांगला सुरू झाला अमरावती जिल्ह्यामध्ये आणि शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचं बियाणं पेरलं. एक कळमजापूर चांदूर रेल्वे तालुक्यातला विनायक मानकर नावाचा अल्पभूधारक शेतकरी, त्यांनी सोयाबीन पेरलं आणि फक्त 10% सोयाबीन उगवलं, 90% उगवलं नाही. त्यांनी तक्रार केली, दुकानदार दखल घ्यायला तयार नाही. आणि अशा तक्रारी मोर्शीमधून येतात आहे, वरोडमधून येतात आहे, अचलपूरमधून येतात आहे, चांदूर रेल्वेमधून आहे. कोणती बूस्टर कंपनी आहे, त्या बूस्टर कंपनीचं बियाणं, हुतुतूचं बियाणं हे उगवलंच नाही आणि त्याच्यामुळं शेतकऱ्यावर मोठा भुर्दंड बसला आहे. म्हणजे आता दुकानदार म्हणाल की बाबा मी बियाणं रिप्लेस करून देतो, परंतु पेरण्याची मजुरी गेली, त्यासोबतच तो महत्त्वाचा वेळही निघून गेला. आणि म्हणून जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्यांनी तातडीनं या सगळ्या गोष्टीची दखल घेणं अत्यावश्यक आहे. त्यासोबतच या सगळ्या गोष्टीचा रिपोर्ट राज्याच्या कृषी मंत्र्याला कळवणंसुद्धा आवश्यक आहे. या कंपन्यांवर आणि असं नकली सोयाबीन बियाणं विकणाऱ्या दुकानदारावर हे कारवाई करणं अतिशय आवश्यक आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे की ज्यांची अशी तक्रार असेल तर आपल्या तक्रारीची कॉपी माझ्या या व्हिडिओच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका. म्हणजे त्याचा पाठपुरावा माझ्यामार्फत निश्चितच जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्याकडे, त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजनच्या बैठकीमध्ये पालकमंत्र्यांकडे केल्या जाईल. कोणत्याही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ नये, त्याला फसवणूक झाली असेल तर त्याला मोबदला मिळाला पाहिजे, हा माझा आग्रह राहणार आहे. बारिश शुरू होने के बाद भी एक साथ 2 बारात रास्ते पर निकलने के कारण तथा बारातियों के उत्साह के सामने अमरावती शहर का ट्रैफिक जाम हुआ था। ऐसे में परिसर में एक भी ट्रैफिक कर्मचारी तैनात न होने से वाहन चालकों को नाहक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मंगलवार की शाम अमरावती शहर के राजापेट फ्लाईओवर इलाके से 2 दूल्हा दुल्हन की अलग अलग बारातें निकल रही थी। तेज बारिश के बाद भी नाचने वाले बारातियों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हो रही बारिश और ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी की वजह से तथा दोनों बारातों की वजह से आधे घंटे तक इस मुख्य रास्ते पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। इन दोनों ही बारातों के कारण राजकमल से बडनेरा जाने वाली और बडनेरा से राजकमल आने वाली गाड़ियां रुक गई। इस घटना से परेशान लोगों ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक जाम होने के बाद भी नाचने वाले बाराती मानने को तैयार नहीं थे। ट्रैफिक जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोगों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की। हमेशा इस तरह की समस्या का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। यह देखते हुए नागरिक मांग कर रहे हैं कि जब कभी ऐसे मुख्य रास्ते पर बारात निकलती हैं, तब रास्ते पर यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना चाहिए, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। अमरावती जिले के राहटगांव परिसर के खराब हुए रास्ते को लेकर नागरिकों के आंदोलन के बाद अमरावती के महापौर द्वारा रास्ते का निरीक्षण कर जल्द से जल्द रास्ते की मरम्मत करने का आश्वासन दिया गया। अमरावती जिले के राहटगांव परिसर के मुख्य रास्ते की खराब हालत और बारिश के कारण पूरे रास्ते पर कीचड़ होने के कारण रास्ते की मरम्मत को लेकर परिसर के नागरिकों ने आक्रामक होकर प्रशासन को निवेदन देते हुए 15 जुलाई को तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। पिछले 2 वर्षों से इस रास्ते का काम अधर में लटक गया है। रास्ता अत्यंत खराब होने के कारण छात्र, महिला व वरिष्ठ नागरिकों को अपनी जान मुट्ठी में रखकर आवागमन करना पड़ रहा है। रास्ते की दुरुस्ती की ओर प्रशासन की लापरवाही को लेकर परिसर के पार्षद विनोद तानवेज ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। बारिश के कारण यह रास्ता और अधिक धोखादायक बन गया है। खराब रास्ते के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। आखिरकार अमरावती के महापौर श्री चंद्रजीत तेजवानी और सभागृह नेता चेतन गावंडे ने घटनास्थल पहुंचकर संबंधित अधिकारी व प्रशासन को कड़े व स्पष्ट निर्देश देकर तुरंत रास्ते का कीचड़ हटाकर रास्ते की मरम्मत करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके दी गई मुद्दत के भीतर रास्ते का काम नहीं शुरू किया गया तो नागरिक तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई। परिसर के नागरिकों ने तथा प्रगतिशाला के छात्रों ने इस अवसर पर महापौर को निवेदन भी दिया। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रायोजक
RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। सिटी न्यूज सुपरफास्ट और RRC न्यूज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, करोड़ों रुपयों के फ्लैट स्कैम को सरकार ने लिया गंभीरता से। घरकुल की जमीन केंद्रीय विद्यालय को देने के मामले में आया ट्विस्ट, जमीन को लेकर शासकीय स्तर पर क्यों नहीं की गई जांच, बड़ा सवाल। अकोला जिला नियोजन कमेटी में वर्धा से 2 लोग शामिल, अकोला निवासी होने के बाद भी सरकारी आदेश में गलती से बड़ा हंगामा। जमीन मुआवजा देने के लिए टोल प्लाजा जब्ती का कोर्ट का आदेश, वाशिम न्यायालय का राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को झटका। अमरावती से पंढरपुर के लिए 45 वारकरी साइकिल से रवाना, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन का संदेश देने के लिए निकले वारी को। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।